नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं भाई। ये मॉडल पेपर नहीं है। मॉडल पेपर थोड़ा सा जो है हम टफ बनाते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट यानी प्रीवियस सेट वाले क्वेश्चंस कराते हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं वो थोड़ा आसान रहते हैं। तो शायद जो है आज यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के क्वेश्चंस आसान वाले हैं क्योंकि ये प्रीवियस सेट वाले पेपर हैं। तो आज अपने आप को इवेलुएट करिएगा भाई कि कितने क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाते हैं अगर अभी हम रिसेंटली पेपर देंगे किसका, एसएससी जीडी का। अगर आप, मुझे लगता है 20 क्वेश्चन जो आते हैं, हमने यहाँ पे एक और डीआई भी ऐड किया है, तो 20 क्वेश्चंस जो आते हैं अगर आप लोग सारे टॉपिक्स के बेसिक पढ़ लेते हैं और बेसिक कंफर्म हो जाता है तो हमें पूरा यकीन है कहीं ना कहीं आप लोग जो है 20 में से 19 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन हो सकता है डाउट हो, अदरवाइज कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए भाई सभी लोग तैयार हो जाइए। क्या डिस्कस करने वाले भाई, एसएससी जीडी की बात कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1। तो कुछ लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख के करेंगे सर यही लेवल रहता है। बिल्कुल भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसे ही आएगा। ये प्रीवियस सेट के क्वेश्चन इतना ईजी आए हुए हैं। कहोगे एक ट्रेन सर 400 मीटर लॉन्ग पैसेंजर पोल को 20 सेकंड में पार करती, व्हाट इज द स्पीड। यार सबको फॉर्मूला पता है कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, सबको पता है, वेरी गुड। और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी पता है भाई। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये भी पता है। और ये भी पता जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करेगी तो भाई अपने लंबाई के बराबर डिस्टेंस जाएगी और स्पीड टाइम यानी डिस्टेंस जहां पर ट्रेन की लंबाई, बाकी आपस में रिलेट कर लेंगे, वेरी गुड। तो कहोगे सर ये भूला गया, स्पीड निकालनी है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 400 मीटर लंबी ट्रेन है भाई, ये दूरी हो गई और ये पार करती है 20 सेकंड में भाई। तो 20 सेकंड यानी मीटर पर सेकंड में सर स्पीड हो गई। और ये भी पता भाई अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और किलोमीटर पर आवर लिख दोगे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कहोगे सर 20/5 2 से 18 × 72 सर 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी, बिल्कुल सही है। यानी 7270 नहीं भाई, 7 हटा दो, 72 की बात करेंगे, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। हमें पूरा यकीन है, किसी को डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। बस टफ क्या मतलब, ये 400 मीटर है ना, कभी कभी ऐसा होगा भाई 1750 मीटर लंबी ट्रेन 48 सेकंड में पार करती है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो सकता है। मतलब भाई चैप्टर थोड़ी चेंज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो कोई डाउट ही नहीं है। चलो इसको बताओ भाई। कहोगे सर ये तो प्रॉफिट लॉस में आपने बहुत बार डिस्कस किया है। कह रहा कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 27 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। सर बहुत बार आपने बताया, तो कैसे बताया भाई कि 27 आर्टिकल का जो क्या है कॉस्ट प्राइस है, तो एक आर्टिकल का सीपी मान लो, तो भाई 27 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 27 सीपी हुआ। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एसपी मान लो और 18 का सेलिंग प्राइस ये। तो हमने एक तो डायरेक्टली बताया था भाई, चाहे इसको ऐसे करो चाहे ऐसे, मतलब सीपी उल्टा हो जाता, सीपी 18 और एसपी 27 हो जाएगा। और कुछ लोगों को इससे मन नहीं भरेगा तो ऐसे कर लेंगे, सर हम ऐसे लगाएंगे सीपी एसपी इधर लाओगे तो भाई यहाँ 18 हो जाएगा और यहाँ कितना 27। बात तो वही हुआ ना। चाहो तो ये भी कर सकते हो, 9 2 जा 9 3 जा, इसका मतलब 2 में खरीदेंगे भाई 3 में बेचेंगे। तो कहोगे सर डेफिनेट प्रॉफिट है, कितने का सर, 1 का प्रॉफिट है, किस पर, 2 पे बाई 100। कहोगे सर 50% प्रॉफिट है, 1/2 की वैल्यू, हम कहेंगे बिल्कुल है, 50% प्रॉफिट करेक्ट। हमें पूरी उम्मीद है कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये इतना टाइम लगाने वाला, लिखने वाला भी नहीं था। कहते सर 27 वस्तु का लागत मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सर जो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा सर, 27 हो जाएगा, उल्टा हो जाता ना सर। लागत मूल्य कितनी हो जाएगी सर, 18 हो जाएगी, बस आंसर। 18 में खरीदते हैं, 27 में बेचते हैं, 9 का प्रॉफिट हुआ, 9/18 इंटू 100 यानी 50%। ओरल बता सकते हो सेकंडों में। तो ये तो क्वेश्चन आपके जीडी के लेवल का है, तो कोई बात नहीं भाई, लेवल का है। पहले जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि सर ठीक है, लेकिन हमारे लिए टफ है, तो इसलिए आपको चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत है भाई। द स्लैंट हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इतना, हाइट इतना, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया। तुरंत अगर आप लोग कोन की बात करो, जिसको हम लोग शंकु बोलते हैं भाई, ये वाह मंकी कैप आप लोग जिसको बोल सकते हो, आपको पता है ना ये क्या है, रेडियस है भाई, ये इसकी हाइट है। अच्छा इसकी ऊंचाई, और ये क्या होती है, इसको स्लैंट हाइट यानी इसी को तिरछी ऊंचाई बोलते हैं ना, इसी को तिरछी ऊंचाई क्या बोलते हैं भैया, स्लैंट हाइट ना, स्लैंट हाइट या तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। और ये एक्चुअल ऊंचाई हुआ, ये रेडियस हुआ।
तो इनमें जो है, जो ये देख रहे हो ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। उसका जो व्हील है, जो एक्सल है, वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, घूम सकता है। तो ये होता है भाई एल का स्क्वायर, जो इसके ऊंचाई के स्क्वायर और रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। एक तो ये होता रिलेशन, मतलब आपको एच और आर दिया है तो स्लैंट हाइट निकाल सकते हो एल, अगर आर और एल दिया है तो रेडियस निकाल सकते हो। ठीक है ना, वेरी गुड। आप कहोगे सर इसका और फॉर्मूले होते हैं, बिल्कुल, वॉल्यूम होता है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर है। अब कैसे होता है ये भी हम आपको बताए थे भाई, 1/3 जो है बेस एरिया इंटू हाइट, ये बताए थे ना, बिल्कुल सही, ये हुआ। अच्छा, इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ भाई? भाई जैसे होता है ना मंकी कैप, अगर हम बात करें तो मंकी कैप ऊपर से क्या होती है भाई, रैप होती है, नीचे खुला होता है ना सर्कुलर आकार में। तो जो रैप वाला पोर्शन है ना, उसी के एरिया, वो कर्व, तो कर्व सरफेस एरिया यानी वक्रपृष्ठ की बात करेंगे ना, तो ऐसे सरफेस एरिया को कर्व सरफेस एरिया यानी वक्रपृष्ठ बोलेंगे, सी एस ए बोलेंगे। और आपको पता भाई क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो कहोगे सर टीएसए, हम टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया। भाई एक तो ऊपर वाला है वो जो आपका तिरछी ऊंचाई वाला, और एक नीचे वाला बेस हमारा क्या है, आप कहोगे सर वो सर्कुलर है, तो उसका भी एरिया जोड़ना पड़ेगा। कहोगे सर ऊपर वाला तो हमने निकाल लिया है सर, पाई आर एल होगा, और जो नीचे वाला पोर्शन सर्कल है, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो कहिए तो भाई पाई आर कॉमन ले लो, तो पाई आर एल प्लस आर। सर इसके बारे में जो बेसिक फॉर्मूला हैं तीन ही हमें पता है, तो सर इन्हीं पे तीनों क्वेश्चंस बनेंगे, क्या बात है, तो ओरली बता दोगे। द स्लैंट हाइट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगुलर इज कोण इतना। भाई तिरछी ऊंचाई आपको दिया है ना, तो कितना आसान हो गया भाई, तिरछी ऊंचाई दिया है 15 मीटर दिया है। आप कहोगे इसकी हाइट 9 मीटर दिया है, अच्छा वेरी गुड, इसकी हाइट 9 मीटर दिया है। अच्छा क्या पूछा जा रहा, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, इसका मतलब वैल्यू, पाई की वैल्यू नहीं रखना है क्योंकि सब पाई में दिया है ना, पाई की वैल्यू, पाई तो है ही है अपने आप में, यानी इसका मतलब अगर आर की वैल्यू पता हो जाए भाई, और एल तो आपको 15 पता ही है, बिल्कुल आंसर। तो पाई निकालना है, पाई आर निकालना, सॉरी पाई तो है ही है, मेन क्या निकालना, आर निकालना है। तो सर कोई बात नहीं, आर निकाल लेंगे। आर कैसे निकाल लेंगे भाई, जब आपको पता है एल कितना दिया है 15 स्क्वायर इक्वल टू कितना, एच आपको दिया है 9 स्क्वायर और आर स्क्वायर। याद करिए क्या याद करिए भाई, कि 15 9 और मतलब ट्रिपलेट क्या बनाता, जिनको पता होता कि ट्रिपलेट कैसे बनते हैं तो वो बहुत आसानी से बता देंगे। कैसे भाई, कहोगे सर 12 और 9 मिलके बनाते हैं, देखो तो जैसे 15 का स्क्वायर कितना हुआ 225 हुआ, 9 का स्क्वायर 81 घटा दोगे बराबर कितना हुआ आर स्क्वायर। कहोगे सर 5 में से 1 गया 4 हुआ, 12 में से 8 गया 4 यानी 144। सर आर स्क्वायर की वैल्यू 144 हुआ, और आर बराबर कितना हुआ अंडर रूट 144 यानी 12 हुआ, ठीक है ना, 12 मीटर हुआ। तो जिनको ये पता होगा सर ये 9 हाइट है और ये 15, तो ये पता आप लोग पहले लिखे थे 9 12 और 15 आपस में ट्रिपलेट बनाते हैं। ट्रिपलेट का मतलब हुआ कि 3 ऐसी भुजाएं जिसमें सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। जैसे हम बहुत बार यूज करते हैं कि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर बराबर होगा, 6 8 और 10 हुआ, ऐसे बहुत सारे आप लोग लिखवाए होंगे, किसमें मेंसुरेशन में लिखवाए होंगे भाई, वही यहां अगर यूज करते ना, मतलब ओरल आंसर बता देते। कोई बात नहीं, तो फिर पहले से नहीं पता होगा फिर से कंफर्म कर लेंगे। तो सर कुछ करना नहीं है, जो क्या है भाई आर कितना है, कहोगे सर 12 आ गया, तो 12 इंटू 15 सर 180 आ गया। तो कहोगे सर 180 पाई भाई कर्व है, सरफेस एरिया तो मीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमें पूरी उम्मीद है सबको ये पता होगा, किसी को डाउट नहीं होगा, ये हमें 100% कंफर्म है, क्योंकि बिल्कुल फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आपको पता है। तो चलिए समझ में आ गया बिल्कुल। एक बार भाई सभी लोग जो है लाइक भी करिए और शेयर भी करिए और साथ में जुड़िए, और कोई डाउट है कमेंट में जरूर रिप्लाई करिए, आपस में ही चैट नहीं करना भाई, यहां बताना है। चलिए आप इसको बताओगे, पढ़िए ध्यान से पहले क्वेश्चन। कहोगे सर बिल्कुल बता देंगे, ये तो बहुत बार आपने कराया है कि अजय कैन रो हिज बोट एट स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर। भाई अजय जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है अपनी नाव चला सकता है, मतलब शांत जल में चाल दिया है ना, अजय अपनी नाव को स्थिर जल में यानी शांत जल की बात कर रहा है ना, वाटर। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4 किलोमीटर, यानी धारा की चाल भी दे दिया गया भाई 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर धारा बहती है, वेरी गुड। देन ही शुड ट्रेवल 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, हाउ मच टाइम विल टेक टू कवर द डिस्टेंस। इतना मतलब इतना इजी क्वेश्चन हमें लगता है, शायद जो है बहुत सारे लोग क्वेश्चन पढ़ते ही सोचेंगे सर इतना आसान आता है। अब भाई ये आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लेवल का है, ये कतई जो है सीएचएसएल और सीजीएल लेवल का नहीं है इतना आसान, तो उसी लेवल की बात कर रहे हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल क्या निकालना, हाउ मच टाइम,
तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। सर डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर जाना है, हाँ बिल्कुल, और जो है यानी डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, सर बिल्कुल हमें पता है डाउन स्ट्रीम में यानी शांत जल में चाल और धारा की चाल जुड़ी हुई होती है, और अप स्ट्रीम में शांत जल में से धारा की चाल घटी हुई होती है। ये सबको पता है, ये चैप्टर में आप लोगों को डिस्कस किए ना भाई, मगर हम शांत जल में जा सकते, धारा में जाएंगे तो भाई धारा की चाल जुड़ जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम की बात करें 6 किलोमीटर शांत जल में और धारा की चाल 4 किलोमीटर, कहोगे सर 6 और 4 10 किलोमीटर प्रति घंटे क्या होगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगी। सर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर कितने घंटे में, 3 घंटे में। शायद लिखने की जरूरत नहीं थी सर इसमें, लेकिन हम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब एसएससी जीडी और यूपी उसकी बात करते हैं तो आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत बार आए हुए हैं, तो वही क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम लोग जो है चैप्टर को इंप्रूव करके और टफ सॉल्व करेंगे, क्योंकि हो सकता है भाई पेपर का लेवल चेंज हो रहा तो टफ कर दें, लेकिन ये आए हुए क्वेश्चन हैं। चलो इसको पढ़ो। बहुत लोग कहेंगे सर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली बता देंगे। एंड इनलेट पाइप, इनलेट पाइप का मतलब हुआ भाई जो पानी भर रहा है, जैसे ये टंकी है ना, जो भरने वाला पाइप होता है, जो पानी भरेगा वो इनलेट, और आउटलेट पाइप का मतलब जो पानी बाहर निकाल लेगा ना, देखो है नहीं। तो टेक 8 आवर फिल द टैंक एंड आउटलेट पाइप टेक 12 आवर टू एम्प्टी टैंक, फाइंड द पाइप ओपन टुगेदर हाउ मच टाइम। वाह, मतलब इतने इजी क्वेश्चन भाई, तो मतलब चलो कोई बात नहीं। तो आप लोग क्या लिखे थे भाई, एक पाइप ए है, इसको इनलेट मान लो, और 8 घंटे में भरता, भरने के लिए प्लस फिल करने के लिए ना 8 घंटे में, ऐसे करो। दूसरा पाइप आप लोग नाम दे दो बी, ये 12 घंटे में पूरी टंकी खाली कर देता है। तो टंकी मतलब ए जो है पूरी कैपेसिटी को 8 घंटे में भरता है, और बी भाई साहब मतलब जो निकालने वाले पाइप हैं, आउटलेट पाइप हैं, वो 12 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देते हैं। आप कहोगे 8 घंटे में भरते हैं और दूसरे 12 घंटे वही खाली कर देते हैं, तो एक टंकी को, तो टंकी कितना भरते खाली करते हैं वो तो बताएंगे। तो आप लोग क्या करते थे, एलसीएम मेथड वाले की बात कर रहे हैं। हमेशा जो टाइम दिया होता ना एक टंकी को भरने में, खाली करने में, उसका एलसीएम लेते हो, जैसे 8 और 12 का एलसीएम 24। हम ये समझेंगे सर एक टंकी को भरने का मतलब वो टंकी 24 लीटर की है जो भर रहे हैं। हमेशा टाइम का एलसीएम लोगे, कैपेसिटी मान लेते हो, यानी उसकी धारिता क्षमता मान लेते हो, इमेजिनरी। सर 24 लीटर की टंकी है, 8 घंटे में ए भरता, 8 3 24, सर 3 लीटर प्रति घंटे ए भरेगा। बी की बात करेंगे 12 दुनाई 24, सर 2 लीटर प्रति घंटे बी खाली करेगा। वही तो भाई, अगर हम बोले 3 लीटर प्रति घंटे भरेगा तभी तो 8 घंटे में 24 भर रहा है, और दूसरा अगर 2 लीटर प्रति घंटे खाली कर रहा तभी तो आपको पता है 24 लीटर को 12 घंटे में खाली कर रहा है। अच्छा वेरी गुड। सर क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों एक साथ भरें, भाई अगर दोनों एक साथ भरेंगे, कहोगे सर ये 3 लीटर 1 घंटे में भरेगा, ये 2 लीटर 1 घंटे में खाली करेगा, तो सर अगर दोनों एक साथ खोलेंगे, 2 भरेगा 3 भरेगा 2 खाली होगा, तो फाइनली एक ही भरेगा, क्योंकि हर घंटे में 2 खाली भी तो हो रहा है। तो कहोगे सर अगर 24 को हमें 1 लीटर पर हिसाब से भरना है, सर 24 घंटे लगेंगे, पूरी रात दिन लगेगा सर 24 घंटे, तो 24 घंटे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इतना आसान क्वेश्चन शायद इसी में आएगा, बाकी किसी में नहीं आता है। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए ना, वेरी गुड। चलो इसको बताओ आप लोग। कहोगे अरे सर ये तो अभी सॉल्व किया था, नहीं अभी नहीं, थोड़ा चेंज करके सॉल्व किया था। इफ अ बिजनेसमैन 40 मीटर, 5 मीटर सेलिंग अदर क्लोथ, इफ अ बिजनेसमैन इज 40 मीटर, भाई बिजनेसमैन है 40 मीटर, हिंदी में गलत, इंग्लिश में गलत हो गया पहली बार भाई, हिंदी में सही है, हिंदी में पढ़ो। यदि कोई व्यापारी 45 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। वाह बहुत अच्छी बात है। कह रहा 45 मीटर कपड़ा बेच दिया, जो भी जितने में बेचा भाई 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ ले रहा है। तो आप कह सकते हैं सर बेचा किसने, उसने 45 मीटर कपड़ा बेचा, तो 1 मीटर कपड़े का दाम है कुछ भी मान लो x रुपए है, तो 45 मीटर कपड़े का दाम 45x। सर लाभ कितना हुआ, 5 मीटर कपड़े के बराबर, यानी 5x के बराबर लाभ हुआ। तो 1 मीटर कपड़े का दाम x रुपए, तो 5 मीटर का 5x, 45 मीटर का 45x, ये तो कंफर्म है भाई। तो ये विक्रय मूल्य हुआ, ये लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य क्या होगा भाई, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी 40x क्या हुआ सर, लाभ हुआ। तो सीपी हुआ भाई, यानी एसपी माइनस प्रॉफिट है, सीपी होगा। सर जो प्रॉफिट निकालना है कितना है, यानी 5x का जो प्रॉफिट है वो सीपी पर कितना है, सर बता देंगे सर यही तो है। अगर बेसिक कर रहे हैं तब की बात कर रहे हैं, 5 8 40 कर 12.5% है। कितना आसान हो गया। क्या सर यही तरीका है, कोई ट्रिक नहीं है? है बिल्कुल है, ये तो तरीका है, लेकिन ट्रिक भी है। क्या है भाई, देखो कहोगे सर 45 मीटर बेचता है तो 5 मीटर के बराबर लाभ लेता है, तो यानी अगर
9 मीटर, रेशियो निकालो, 9 मीटर बेचेगा तो 1 मीटर के बराबर लाभ लेगा ना। मतलब अगर 9 मीटर बेचेगा तो 1 मीटर प्रॉफिट लेगा, तो सर प्रॉफिट वही सीपी पर क्या होगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं भाई, 9 बेचता है 1 का लाभ लेता है, तो खरीदा कितने में? तो सर 8 खरीदता है, तो 8 पर 1 लाभ कितना होगा? सर 1/8 का मतलब हम देखते बता देंगे 12.5%। चाहे ऐसे मानो चाहे ऐसे मानो, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, दोनों तरीके आपको क्लियर हैं। चलो अगला बताओगे। सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मतलब ये भी हम बहुत टाइम ले रहे हैं, आसानी तरीके सॉल्व करने वाला है। दो समांतर चतुर्भुज समान आधारों पर और समान समांतर के बीच खड़े हैं, दो समांतर चतुर्भुज। वाह, अब सबसे पहले पैरेललोग्राम का आपको डेफिनेशन चाहिए ना। समांतर चतुर्भुज ये है ना, ठीक है। समान आधारों पर समान समांतर के बीच खड़े हैं, पैरेलल स्टैंड ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेललोपाइड। वाह, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज? उनके एरियाज क्या हैं, आप बताओ क्या होंगे? कह रहा है दो पैरेलल स्टैंड ऑन द सेम बेस, दोनों एक ही बेस पर खड़े हैं ना। अब कैसे हो जाएगा एक बेस पे खड़े हैं? तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज? तो ये ऐसे नहीं जुड़े नहीं हुए, खड़े हैं, तो एक ही बेस है, बना लीजिए। और समान आधारों पर एक समान समांतर बीच खड़े हैं। सर अगर ये बेस होगा, ये इसकी हाइट होगी, तो इसका एरिया होता है सर बेस इंटू हाइट। अच्छा, हाँ वेरी गुड। अच्छा, इसी पे अगर हम ऐसे करते सर, ध्यान दीजिएगा, इसी पर ऐसे करते हैं, इसी पर दूसरे बेस पर एक और खड़े कर देना, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं ना भाई, बेस यही है, तो भाई बेस यही है तो हाइट तो सेम होगी, बेस वही है, तो एरिया क्या होगा फिर से बेस इंटू हाइट। तो ये चेंज थोड़ा होगा, कहोगे सर वही होगा जो पहला, वही होगा, कोई चेंज ही नहीं होगा। सर दिस आंसर, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहोगे सर x का मान क्या होगा यदि इतना और इतना का माध्य, माध्य का मतलब क्या? मीन, मीन का मतलब एवरेज। तो सर कितना? 21, 26, ध्यान दीजिएगा 49 और x का माध्य 32 है। माध्य का मतलब हुआ यानी एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज को ही मीन का मतलब एवरेज ही बोलते हैं, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी आपको जब माध्य दिया है, एवरेज दिया है और नंबर कितने हैं, आप कहोगे 1 2 3 4 नंबर है, यानी 21, 26 और 49 4 और ये 4 संख्याएं, उनका माध्य इतना है। तो कहोगे सर 4 संख्याओं का माध्य इतना है, तो बिल्कुल सर, यानी एवरेज इंटू नंबर, उनका योगफल क्या होगा? 32 इंटू 4 यानी 160 होगा। कहोगे सर इतना आसान है? बिल्कुल सर इतना आसान है। तो ये कितना हो जाएगा? कहोगे 1 6 1 7 और 9 7 16 ना, या 9 6 15 1 16 6 हासिल 1 2 2 4 4 4 8 और 1 9 96, 96 प्लस यही x हुआ। सर x क्या होगा? तो 160 माइनस क्या हो जाएगा? 96। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर, घटा दूंगा कितना होगा? कहेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ इतना इतना मीन इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ 21 26 49 एंड माध्य 32 है। भाई सही तो है कि नहीं? तो बताइए सही है। तो कहोगे सर माध्य तो यहां से कितना 64 आ गया सर, 64 यहां ऑप्शन में नहीं है, तो 64 ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन होना चाहिए था भाई। चलो कोई इशू नहीं है ऑप्शन में, ये आंसर सही है, वेरी गुड। चलो अगला देखोगे। कहोगे सर ये एज वाले क्वेश्चन कितनी बार सॉल्व किए हैं? कहोगे सर 5 ईयर अगो द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रेशियो ऑफ देयर एज 10 ईयर फ्रॉम नाउ। भाई 5 साल पहले पिता, ध्यान समझिएगा, 5 साल पहले फादर और 5 साल पहले उसके कौन? पिता, पुत्र। 5 साल पहले 5 और 3 है, तो आप लोग वो समझ जाइए सर 5 साल पहले 5 साल और 3 साल के होंगे, तो कह रहा कौन सा रेशियो नहीं हो सकता 10 साल बाद? तो आफ्टर 10 ईयर, ये मतलब आपको पॉसिबिलिटी है, देखो ध्यान दो, कौन सा रेशियो नहीं हो सकता है, मतलब चेक करना ऑप्शन से।
तो मान लो, देखो ऐसे समझ जाइए, 5 और 3 के रेशियो का मतलब हुआ भाई हर 15 और कितना हो जाएगा, 3 से करोगे 3 5 15, 15 और 9, 2 से करोगे 10 और 6। तो ऐसे समझ जाओ, अगर भाई फादर 5 साल पहले 5 साल था और ये पिता 3 साल का था, तो 10 साल बाद कितना, 10 मान लो जोड़ देते, 15 जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 15 जोड़ेंगे 18। तो मतलब ये 10 और 9 हो सकता है, 10 और 9 हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो ये एक तरीका ये भी है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक तरीका ये भी है कि आप इसको सॉल्व करो और वैल्यू चेक करो। जैसे भाई 10 साल बाद अगर होगा तो कैसे करो, बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, ये चीज ध्यान दो। मतलब हम अगर बेसिक करेंगे तो ये होगा ना भाई, 5 साल पहले पिता 5x मान लो और पुत्र हमारे 3x हैं, तो 5 साल पहले 5 जोड़ोगे वर्तमान में और 10 और जोड़ोगे तो 10 साल बाद। कहोगे सर अगर इसमें 15 ऐड कर दें और यहाँ 15 ऐड कर दें तो ये होना चाहिए बेसिक से, तो ये क्या होना चाहिए, 3 2 होना चाहिए, 8 7 होना, 6 5 इतना। तो हम एक ऐसी वैल्यू लें सर जो इससे डिविजिबल हो जाए ना, क्या मतलब दियर एज इतना फ्रॉम नाउ कांट बी द रेशियो ऑफ दियर एज, जो डिविजिबल हो जाए इसका मतलब वो नहीं वो रिलेट कर सकते हो भाई, कैसे बताएं, 3 2 बोले, 3 2 करोगे 15 10, 3 3 9, यानी एक्स की वैल्यू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कहोगे सर देखो एक्स की वैल्यू कितना 15, एक्स की वैल्यू 15 हुआ, 15 5 75, ये हो सकता है, ये कट जाएगा ना, मतलब जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट आएगी। 8 7 7 5 35, 8 3 24, 24 11, जो अच्छा 6 5 6 5 30, 5 15, 5 की वैल्यू 15 हो सकती है। अच्छा 7 3 7 21, 3 5 15, देखो इसको देखिए, जैसे मान लो 7 5 35, 8 3 24, 6 5 11, 11 एक्स की वैल्यू कितना हुआ, दिस मल्टीप्लाई इससे करो घटाओगे तो कितना 15। तो एक्स की वैल्यू आएगा नहीं, मतलब कटेगा नहीं, और ये अगर ये तो नहीं, मतलब ये ऐसा है कि अगर रेशियो करते हो तो एक्स की वैल्यू में नहीं आती, क्रॉस सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू डेसिमल्स में आएगी, तो इसका मतलब डेसिमल्स में आएगी, रेशियो नहीं ध्यान देते ना, तो फिर रेशियो नहीं हो सकता, इसी ध्यान देंगे। तो ये समझना है आप लोगों को, या ये तो ये तरीका हो गया। नहीं तो दूसरा तरीका आप लोग ये भी बोल सकते हो भाई कि जैसे हम ये समझ जाए, जैसे हमने कहा ना कि भाई आप क्या करोगे, 5 साल और 3 साल हुआ, 15 15 5 20 हुआ, और कितना हुआ 20 से कितना, और ये 18 साल हुआ ना, ये 18 साल हुआ, ठीक है। 10 और 6 नहीं, आप कहोगे सर किससे 15 जोड़ोगे, 15 18 15 जोड़ोगे इतना, मान लो इस रेशियो में था, ठीक है ना। तो ये 40 और 36 हो सकते हैं। सबसे सही तरीका क्या है, यही जिससे डिविजिबल ना हो नहीं सकता, ये नहीं होता, बाकी सब हो सकते हैं। चलो वेरी गुड। अच्छा इसको बताइए सर क्या, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 6 और दियर एलएस इतना, मतलब एलएस का मतलब लासा, एलसीएम, भाई मासा 6 दिया है और लासा 120 दिया, संख्याओं का जोड़ा है। आपको क्या बताए सर, बताए थे कि जो एचसीएफ यानी एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, एचएबी होगा। और कैसे बताए थे, एचएबी का मतलब क्या था भाई, दो संख्याएं थी ना, एक्स वाई इक्वल टू दियर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या जब पढ़िएगा कौन सा चैप्टर, जब नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे। तो एलसीएम यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा इंटू मासा। तो पहली संख्या एच ए इंटू फैक्टर जो कॉमन होता है एच बी, यहाँ एल इंटू एच, यानी एच एच कटता था भाई ना, तो कहते थे एल इक्वल टू एच ए बी होता था। ये फॉर्मूला आप लोग लिखवाए थे प्रॉपर। तो 120 क्या है आपका, लासा है ना, 120 लासा है, तो ये बराबर एच, और एच का मतलब 6, ये ए बी। तो ए बी बराबर क्या होगा सर, 6 दुनाई 12 यानी 20 होगा। तो ए बी की वैल्यू 20 आ गई। तो ए बी की वैल्यू 20 आ गई। अब आप लोगों को नंबर निकालना है, नंबर ऑफ पेयर्स निकालना, कैसे बताए थे। तो सर हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू लेट करेंगे, जैसे 1 2 3, यानी ए की वैल्यू 1 2 3 सो 1, जिससे डिविजिबल होगा। भाई ए अगर 1 लेट करेंगे तो बी अपने आप 20 आ जाएगा। और ऐसे पेयर होने चाहिए जो आपस में डिविजिबल ना हो। अगर ए 2 लेट करें, 2 दहम्मा 20, यानी ये 10 आ जाएगा। क्या पेयर हो सकता सर, नहीं। 3 से कटेगा नहीं, 4 से, बिल्कुल। 4 पंचे 20, हाँ बिल्कुल ये हो सकता है, ये हो सकता है। क्या और कटेगा, नहीं कटेगा। तो सच पेयर मेंबर्स, तो
तो आपके सच पेयर नंबर्स क्या हो सकते हैं, और कोई नहीं होगा। तो ए और बी मतलब ए और बी प्राइम पेयर होते हैं, ए बी 4 5 और एक बी सी, ये पॉसिबिलिटीज है। अब देखो ये पॉसिबिलिटीज है, नंबर्स क्या हो सकते हैं, नंबर एच ए एच बी, एच तो ऑलरेडी 6 पता ना, तो एक 6 और 20 छक्का 120, यानी 6 120 और 6 से यहां भी गुणा कर दो दोनों में, 6 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। तो एक संख्याएं ऐसी हो सकती हैं 6 और 120, 12 छक 72 720 होगा, और 24 यहाँ 72, देखो इनको मल्टीप्लाई करो तो भी होगा। तो कौन सा है भाई, पहला सेकंड वाला है। तो एच ए बी से ए और बी पॉसिबिलिटी पेयर बनेंगे, तो पेयर बनने के बाद पॉसिबल नंबर्स भी बनेंगे, बन गया भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहोगे वेरी गुड। चलो इसको बताओगे। टू इक्वल लेंथ अक्रॉस अ पोल 18 सेकंड 24 सेकंड रिस्पेक्टिवली, हाउ मच टाइम दे क्रॉस ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन। कितना आसान है, दो बराबर लंबाई कितनी, भाई जिसकी लंबाई एल इतना होगी, ये भी इसकी भी लंबाई एल होगी, वेरी गुड। तो ये किसी क्रॉस अपोल एक खंभे को ये क्रॉस करती है 18 सेकंड में, अच्छा, और ये एक खंभे को पार करती है कितने टाइम में, ये पार करती है भाई 24 सेकंड में, अच्छा बहुत अच्छी बात है भाई। तो ये कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में कितने टाइम में पार करेंगे। तो आपको पता दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की लंबाइयां जुड़ती हैं, यानी रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइड बाई दोनों की स्पीड जुड़ती है, यानी रिलेटिव स्पीड, ये फॉर्मूला ना। तो अब दोनों की लंबाइयां तो बराबर है, यहां से हमें पता चल गया, अगर पहले की लंबाई एल मानेंगे दूसरे की भी एल होगा, 2l हो जाएगा। लेकिन भाई स्पीड, तो स्पीड नहीं दिया ना, वो जान के दिया है, अगर बेसिक करते हो तब। भाई ट्रेन की लंबाई पता, पोल को पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी जाती है, तो लंबाई एल हुआ और टाइम इतना, तो l/18 ये हुआ ना। वैसे यहां पे दूसरी स्पीड क्या होगी, ये l/24 होगी। एक चीज ध्यान दो, अगर हम लंबाई के एलसीएम को, लंबाई को कुछ ऐसा मान ले जो डिविजिबल हो जाए तो और आसान हो जाएगा, लेकिन फिलहाल बेसिक देखोगे तो टाइम क्या होगा, आप कहोगे सर टाइम जो है, अच्छा हट दिया, दोनों की लंबाइयां क्या होंगी भाई, l + l 2l, तो l/18 और कितना, ये l/24। सर सॉल्व कर देंगे, l कट जाएगा, तो बिल्कुल 2l अपॉन कितना, ये जो है 24 और ये 18, और चाहे 24 18 कितना हुआ 72 ना, 72 एलसीएम हुआ, तो 18l, देखो l कॉमन ले लो, l कट जाएगा, 18 चौक 72 हुआ, और 24 यहाँ 72, सर 72 ऊपर आएगा, तो 2 × 72 144 बटा कितना हुआ सर 7 हुआ, तो 144 बटा 7 का मतलब 7 × 9 14, 0 बढ़ा देंगे सर, यही होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या सर यही तरीका है, नहीं और भी तरीके हैं भाई। जब बराबर लंबाई है, दोनों पोल को पार करती हैं अलग अलग समय में, तो भाई ट्रेन की लंबाइयां और दोनों की चाल पता होती है उसकी लंबाई के सेंस में, तो एक तरीका और कर सकते हो। तो क्लियर है ना, क्या कर सकते हो, हम ऐसे बना ले भाई, हम कहते हैं सर 18 और 24 का एलसीएम 72 होता है, ट्रेन की लंबाई पहले 72 मीटर, दूसरे की 72 मीटर, क्यों माना है, क्योंकि दोनों की लंबाइयां बराबर हैं, तो 72 मीटर बराबर हैं, और पहले 18 सेकंड में पोल पार करती है, नहीं अपनी लंबाई को 18 सेकंड में, तो इसका मतलब पहले वाले की स्पीड 18 चौक 72 4 मीटर पर सेकंड, दूसरा 24 तिया 72, दूसरे वाले की स्पीड कितना 3 मीटर पर सेकंड। ओरल समझ गए, यानी दोनों ट्रेनों की लंबाइयां आपने मान लिया कितना 72, तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी सर, 72 144 हुआ, पहले ट्रेन की चाल 4, दूसरे की 3, 4 3 7, तो 144 बटा 7 मीटर पर सेकंड, यानी इसका मतलब 10 मीटर, मतलब ये सेकंड में आ जाएगा सर 20.7। कितना आसान है, जैसा आपको इजी लगे वैसा सॉल्व कर लीजिए। कहोगे सर ये भी क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल आसान है। द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर 18 किलोमीटर पर आवर, इफ द ही गोज 30 किलो डाउन स्ट्रीम, रिटर्न सेम अप स्ट्रीम विद एन आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। वाह, तो कह रहा है कि द स्पीड ऑफ, शांत जल में चाल दिया है, वह 36 किलोमीटर जाता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 36 किलोमीटर गया, मान लो डाउन स्ट्रीम में गया, और 36 वापस आया भाई, यानी ए से बी गया, बी से वापस आया अप स्ट्रीम में, तो कुल टाइम 4.5 घंटे लगे। कितना लगा भाई 4.5 घंटे लगे। तो आपको सिर्फ शांत जल में चाल दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा की चाल चाहिए। अब धारा की चाल चाहिए, ये तो टफ है, बेसिक करें, चलो बेसिक बताते हैं। कहोगे सर जाने में चाल, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती, शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल जुड़ी होती है। सर धारा की चाल तो दिया ही नहीं गया, तो वाई मान लो। सर अप स्ट्रीम में क्या होती है, शांत जल में से धारा की चाल घटी हुई है, तो 18 में से वाई। तो इसका मतलब जो इक्वेशन बनाओगे अगर बेसिक से, सर 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया, तो किस चाल से गया सर, तो 18 प्लस वाई से गया। अच्छा 36 किलोमीटर वापस आया सर किस चाल से, 18 माइनस वाई से। जाने और आने में 4.5 घंटे लगे सर। तो एक तरीका है सर, हम सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, जब सॉल्व नहीं करना चाहते तो क्या करोगे, ऑप्शन से ऐसा पुट करो कि जो डिविजिबल हो जाए, और चेक करो एक पॉइंट में डिविजिबल हो जाए।
जैसे देखो 18 5 23 से 36 नहीं कटेगा, ये मैक्सिमम चांस है नहीं होगा। तो देखो कि प्लस करोगे माइनस करोगे तो भी नहीं कटेगा। 7.5 करोगे जो पहले कटने वाली वैल्यू है, जैसे हम 6 करें एक बार, देखो 18 6 24 हुआ ना भाई, 36 और 24 डिवाइड करोगे तो 12 3 36, 12 2 24, यानी 1.5 घंटे लगेंगे। और अगर हम यहाँ 6 मानेंगे, 18 माइनस 6 12 हो गया, तो 36 माइनस 12 का मतलब 3 घंटे लगे। आप बताओ 3 घंटे आने में, 1.5 घंटे वापस आने में 4.5 हुआ नहीं हुआ? वाह, बहुत अच्छी बात है। यानी आप पुट कर दो xc बराबर 6, मतलब y बराबर 6 कर दोगे तो 1.5 घंटे आ जाएगा, y बराबर 6 करोगे तो 12 3 घंटे आ जाएगा, 3 और आधे 1.5 घंटे का मतलब 4.5, इसका मतलब सही। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो जब ऑप्शन से हो रहा है तो क्या जरूरत है सॉल्व करने की भाई? नहीं जरूरत है, नहीं करेंगे। वाह, चलो इसको बताओ, 12 ही हो गया। 13 देखो कहोगे सर 13, यस, क्या भाई? द एवरेज ऑफ 45 नंबर्स इतना, इफ न्यू नंबर एडेड देन बिकम। तो आप कहोगे सर ये तो रामबाण तरीका वाला फॉलो करें क्या, कि भाई ये तरीका पहले नंबर लिखते हो, 45 नंबर का एवरेज 87 दिया है, एक नंबर ऐड करें, एक नया नंबर, तो यानी कुल 46 नंबर हो गए। अब उसका न्यू एवरेज 87.5 है, तो बताइए न्यू नंबर क्या होगा? आपको क्या बताए थे भाई, नंबर में कितना डिफरेंस, 45 से एक ऐड हुआ 46, और एवरेज में कितना भाई 0.5 का हुआ। तो एक तरीका हुआ 45 को 87 से मल्टीप्लाई करोगे सम हुआ, 46 को 87.5 से मल्टीप्लाई करो सम हुआ, घटा दो, मतलब 46 नंबर के योगफल में से 45 नंबर का योगफल घटाओगे तो आंसर आएगा ना। बिल्कुल भाई। फिलहाल तो न्यू नंबर कैसे निकालोगे या एडेड नंबर, हमने क्या बताया था आपको? अगर फॉर्मूले पे जाओ तो कहोगे सर वो तो बहुत आसान बताया था आपने, नंबर में जो ये नंबर था एवरेज में जो डिफरेंस था उससे मल्टीप्लाई करो, 45 का आधा सर 22.5 हुआ, और जो है आप 87.5 को 1 से मल्टीप्लाई करो सर वही होगा, तो 87.5 ये होगा। तो कितना हो जाएगा सर? देखो 2.5 जोड़ोगे 9, 9 2 11, 110, तो 110 हो जाएगा सर। तो 110 ही तो नया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो बताओ कोई कंफ्यूजन है? सर कहो कोई कंफ्यूजन नहीं, ये हमारे दिमाग का भ्रम है। वेरी गुड, चलो इसको बताओगे। सब आसान आसान है, थोड़ा सा बस जो है आपको जो है समझना पड़ेगा। इन हाउ मेनी ईयर्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली वुड बी इतना बिकम इतना, 10% पर एनम उतना। बहुत अच्छी बात है। तो ये कह रहा है भाई 5,000 रुपए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने वर्षों में अर्धवार्षिक रूप से संशोधित, अच्छा तो पैसा वो भी नहीं दिया है, मतलब समय पूछ रहा है। तो समय पूछ रहा है क्या सर? चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब अमाउंट दिया, ईयरली हाउ इतना बिकम इतना एट 10%। क्या सर ये वाला फॉर्मूला उचित है? ए बराबर P1 प्लस R अपन 100 बाई की पावर n। भैया उचित हो तो लगाओ, लेकिन हमारे हिसाब से उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो एक चीज आप ध्यान दो, आप कहोगे सर 5,000 रुपए है ना, 5,000 प्रिंसिपल है ना, और ये 5,788.125 ये क्या है? ये अमाउंट है। तो ये अमाउंट है भाई, तो CI क्या बनेगा सर? ये तो ऑप्शन नहीं दिया गया भाई, कोई बात नहीं। CI हमारा क्या बनेगा? कहोगे सर 7,788.125 बनेगा, मतलब 788.125 क्या हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बचा। वेरी गुड। तो आप ये करोगे, ध्यान समझिएगा, हम चेक कर लें भाई। तो 5,000 रुपए का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने हाफ ईयरली में, तो लास्ट में ये बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। तो अगर 1 लगाओगे, आपको पॉइंट में ध्यान देना है, बढ़ाते जाओ क्या फर्क पड़ेगा भाई। तो अगर ऐसे हम करते हैं कि 10% का मतलब ये 500 रुपए हुआ ना, 5,000 का, ये भी कितना हुआ? 500 रुपए हुआ। तो ये कितना हुआ? 10% का मतलब 500 का 10% 50 हुआ। ये तो एक ही बहुत हो जाएगा। हाउ मेनी ईयर कंपाउंड हाफ ईयरली वुड इतना बिकम रुपए इतना एट 10% पर कंपाउंड डिलीवरी। 788, ये तो बहुत कम हो जाएगा भाई, 1 साल से भी कम है परिणाम। क्यों? हाफ ईयरली बोला गया है। अच्छा 10% परिणाम एनुअल लिया हमने भाई, हम हाफ ईयरली चेक करेंगे, 5% चेक करें, तभी तो कह रहे हैं कैसे गलत हो गया भाई। अगर हम हाफ ईयरली चेक कर रहे हैं, 10 था तो 5 हो जाएगा, 25 यानी 250, सर ये भी 250, यहां पे 25 पंच 125, यानी सर 1 0 कट जाएगा, 125 का मतलब सर 1.25। एक चीज अब आपकी समझ में आ गई सर, जब हम 3 साल का निकालते हैं, 3 पॉइंट पे जाना है। देखो अगर 5,000 का 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम 3 बार निकालें तो सही भाई 5% निकालोगे, तीनों पे वही होगा ना, तो इसके नियरेस्ट हो रहा है, यानी 750 तो हो ही रहा है, और प्लस कितना 5% इसका निकालोगे
तो 25 पंचे 125 यानी 12.5। तो ये 12.5 ये यहाँ होगा, 12.5 यहाँ होगा, 12.5 यहाँ होगा। इसका 5% निकालोगे 625 यानी 625 और डेसिमल। और या वाह, बिल्कुल सही है भाई। देखो जोड़ो तो कितना हुआ, इसका समा रहा, बिल्कुल सही है। यानी आप लोग बोल सकते हो सर ये तीन हाफ ईयरली, 3 हाफ ईयरली का मतलब हुआ 1.5 साल। 1.5 साल का मतलब 3 साल, यानी 1.5 साल में यानी 3 हाफ ईयरली में 5,000 रुपए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इतना हो जाएगा। वेरी गुड, 3 हाफ ईयरली सही। ये 3 साल का कॉलम, 2 साल या 3 साल कॉलम पे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग ऑप्शन से चेक कर सकते हो। बताओ क्लियर है? यस, नहीं तो फॉर्मूला रखिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। चलो अच्छा अगला देखो। कहोगे सर दो संख्याओं का एचसीएफ एंड एलसीएम क्रमशः 21 और 80, दोनों संख्याओं का अनुपात ये है, तो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो कहोगे अच्छा दो संख्या का एलसीएम, पहले दो संख्याओं का अनुपात इतना है, 1:4 का मतलब पहली संख्या x मान लो, दूसरी संख्या 4x मान लो। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर सर एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी 84 इंटू 21। हाँ बिल्कुल सर, कहोगे 4x² ये हुआ, तो 4x² क्यों सर, 4 कट जाएगा, डायरेक्टली कर दें, 4 दूना 8 हुआ, 4 एकम 4। सर x² इक्वल टू कितना हुआ, 21 इंटू 21 हुआ ना, हम मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, तो x बराबर कितना हुआ सर, अंडर रूट निकालोगे तो 21 डायरेक्ट आ जाएगा। सर x 21 हुआ तो क्या चाहिए, देन लॉन्गेस्ट ऑफ द 2 नंबर। भाई पहला नंबर x है यानी 21 है, सर दूसरा नंबर कितना है 4x है, तो 4 इंटू 21 184 है सर। इतना आसान क्वेश्चन बन गया भाई, बिल्कुल सही है, यानी 84 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इजी इजी, किसकी बात कर रहे हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं। वाह, ये आपको अपनी तरफ से हम ऐड ऑन करा रहे हैं। क्या ऐड ऑन करा रहे हैं भाई, ये किसके क्वेश्चन है? आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन उसके हैं, किसके, डीआई के हैं। हम भी कहेंगे भाई डीआई के हैं। चलो फिलहाल हम लोग सॉल्व करते हैं। तो परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ 2 कंपनीज ए एंड बी इन बिलो, बहुत बार आप लोगों को बता चुके होंगे। जब भी फॉर्मूला नहीं दिया और ऐसे का, जैसे कंपनी ए है ना ब्लू वाला 20%, कंपनी बी है यहाँ पे इतना, और यहाँ टर्म्स है कंपनी ए का लाभ अधिकतम प्रॉफिट, और उसके बाद यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, ये आय और व्यय के बारे में बात करें तो देखो एक फॉर्मूला दिया होता है, मतलब ये कहता है कि सर एक फॉर्मूला ये होता है प्रतिशत लाभ बराबर आय, आय को इनकम बोलते हैं, और व्यय, व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर अपॉन व्यय, सर व्यय का व्यय इंटू 100। ये फॉर्मूला ज्यादातर ऐसा होता है, दिया होता है। सर नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या समझे, नहीं दिया है तो भी ये समझो, क्योंकि जो है आपको बोल दिया जाए एक वस्तु को हम 20% लाभ पर बेचते हैं, इसका मतलब ये है कि भाई लाभ किस पर हुआ होगा, सीपी पर हुआ होगा ना, वैसे यहाँ पे भी है। तो जब भी आप लोग एक्सपेंडिचर इनकम प्रॉफिट की बात करते हो, जैसे हमने भाई हम बोल दें 500 करोड़ रुपए खर्च करके कोई कंपनी हमने स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट किया, एक्सपेंडिचर 500 करोड़ है, 500 करोड़ का निवेश किया, खर्च किया, जो भी आप लोग समझ लो। अगर हम जो है इस पर 20% का प्रॉफिट लें तो कहोगे 500 का 20% 100 करोड़ का प्रॉफिट लें, तो हमारा सर इनकम कितना हो जाएगा, ये तो प्रॉफिट हुआ। सर हमारा इनकम टोटल मिल जाएगा 500 एक्सपेंडिचर प्लस 100 यानी 600 टोटल हमारा इनकम हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए सर, जो इनकम होता है ना वो आय जो होती है, जो व्यय होता है, एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट भी टर्म्स में अलग अलग बोलते हो, और प्लस प्रॉफिट के बराबर होता है। सर बहुत बार आप बता दिए हैं, तो वही है। तो इसका मतलब हमेशा जो है इस केस में जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट पे होता है, एक्सपेंडिचर पे होता है। सर हम कैसे करें कि अगर हम बोलते हैं 2007 में कंपनी ए का 20% लाभ है, यानी ये हुआ 2007 में कंपनी ए का 20% प्रॉफिट है, तो 2007 में कंपनी ने जितना इन्वेस्ट किया था उसका 20% लाभ होगा। अब कितना इन्वेस्ट किया था हमें क्या पता है, मान लो अगर इन्वेस्ट जो किया था उसका 20% प्रॉफिट, तो हम ये समझ जाएंगे 20% प्रॉफिट हमें एक्चुअल लाभ नहीं बता रहा। क्या बता रहा सर, 20% का मतलब अगर 100 रुपए निवेश किया होगा, ये अगर एक्सपेंडिचर होगा तो 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। और अगर सर रेशियो करोगे तो क्या, तो 1/5 हो जाएगा सर। 5 अगर इन्वेस्ट किया होगा, एक्सपेंड किया होगा तो 1 का प्रॉफिट होगा। तो सर इनकम कितना हो जाएगा रेशियो में, 5 रुपए अगर इन्वेस्ट करेंगे, खर्च करेंगे, 1 का लाभ होगा, तो कुल आय जो है 5 और 1 6 रुपए, इसका मतलब हमें कुल मिला। आय का मतलब जो हमने लगाया पैसा और जो लाभ हुआ कुल मिलाकर होता है ना, बिल्कुल सही। तो सर क्या इसी सारा बता देंगे, नहीं भाई, ऑप्शन में दिया होता। हमें जो भी प्रॉफिट परसेंट दिया है ना कंपनी ए का भी ईच ईयर में, तो प्रतिशत लाभ पता है, इसका मतलब हमें उस ईयर हमें पता, अगर जैसे 2012 में 125% लाभ है, तो इसका मतलब हुआ अगर 100 रुपए का निवेश करेंगे तो 125 रुपए का लाभ होगा, यानी जितना निवेश करेंगे उससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा।
तो यानी 225 का सेलिंग इनकम हो जाएगा हमारा। तो ये हम एजम्पशन कर सकते हैं लेकिन एक्चुअल नहीं है। तो ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर द प्रॉफिट ऑफ कंपनी मैक्सिमम, किस वर्ष कंपनी ए का लाभ अधिकतम है। आप बताओ कंपनी ए के बारे में। 2007 में कंपनी का प्रॉफिट 20% है, 2008 में 40, 2009 में 60, 62, 80 और 125। किस वर्ष कंपनी का लाभ अधिकतम है। सर ये तो प्रतिशत लाभ दिया है, लाभ कैसे बता सकते हो, नहीं बता सकते। क्या आपको 2007 और 8 का सबका इन्वेस्टमेंट किसी साल कंफर्म है। ये भी नहीं करा हर साल का इन्वेस्टमेंट बराबर है, हमें पता ही नहीं है। मान लो भले 125 है, यहाँ 100 करोड़ निवेश किया भाई, यहाँ पे 800 करोड़ निवेश किया तो भाई 800 का 20% लाभ होगा, यहाँ 100 का 125 लाभ होगा, तो बता नहीं सकते। यानी CND कांट बी डिटरमाइन, या तो आप बोलते हो ना CBD ऑप्शन दिया होता, CBD दिया होता, कांट बी डिटरमाइन दिया होता है, या जो है निर्धारित नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, जो ऑप्शन में दिया होगा सही होगा। चलो, इन विच ईयर इनकम ऑफ कंपनी बी इज मिनिमम, बताओ किस बात आय कितना अधिकतम है। भाई 2007 में अगर हम बी की बात करें 30% लाभ है, यानी 100 अगर हमारा इन्वेस्टमेंट होगा तो 130 इनकम हो जाएगा। तो आप बताओ 130 वैसे यहाँ इतना हो जाएगा, लेकिन है कहाँ, हमें पता कहाँ, हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ पता। जब इन्वेस्टमेंट नहीं पता है उस पर प्रॉफिट नहीं आएगा, जब प्रॉफिट नहीं आएगा तो आय नहीं आएगा। यानी आप लोग ना तो लाभ बता सकते हो, ना तो इनकम बता सकते हो, ना तो एक्सपेंडिचर बता सकते हो, यानी CBD। तो क्या करोगे, CBD का मतलब कांट बी डिटरमाइन। वेरी गुड, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 18। चलो बताओ क्या करोगे। किस वर्ष में कंपनी ए ने आय उसी वर्ष के व्यय के दोगुने से अधिक है। अब ये ध्यान दो, किस वर्ष आय व्यय के दोगुने से अधिक, कितना अधिक है नहीं बताना कितना अधिक है। हमें पता है अगर हम किस वर्ष कंपनी ए की बात करें 20%, तो 20% का मतलब अगर हम 100 एक्सपेंडिचर मानेंगे, 20 प्रॉफिट हुआ, यानी 120 इनकम होगी। तो क्या जो है ये रेशियो में होगा, चाहे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसी रेशियो में आएगा। तो क्या जो है आय इसके वैसे अधिकतम है, नहीं भैया, आय वैसे 20 रुपए अधिक है। 40% का मतलब 100 मानेंगे 140, क्या दोगुने से अधिक हो जाएगा, नहीं। 60 मानेंगे 100 एक्सपेंडिचर 160 इनकम, नहीं। 62 नहीं 80। अच्छा 125 अगर परसेंट मानोगे कि 125% प्रॉफिट है, यानी अगर 100 एक्सपेंडिचर होगा तो 125 प्रॉफिट होगा, यानी 225 क्या होगा आपका इनकम होगा। यानी ये रेशियो जो बता रहा है, हमारा इन्वेस्टमेंट कुछ भी होगा लेकिन हमारा इनकम जो होगा वो वैसे दोगुने से ज्यादा ही आएगा हर बार। यानी 100 करोड़ करेंगे तो 100 का 125 यानी 225 करोड़ हमारा इनकम हो जाएगा। या 125% की वैल्यू क्या करोगे सर, 5/4 होती है, 4 एक्सपेंडिचर 5 प्रॉफिट यानी 9 इनकम। तो जो हमारा 9 है वो 4 के दोगुने से अधिक है कि नहीं, अधिक है। कितना अधिक है पूछा कहाँ है, वैल्यू अगर निकाल पूछेगा तो नहीं बता सकते हो, लेकिन ये कंडीशन पूछ रहा है, इसका मतलब सही है। 2012 इज द करेक्ट आंसर। वाह बहुत अच्छी बात, एक बार सॉल्व करा चुके हैं। 2012 इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, किस वर्ष कंपनी बी का लाभ प्रतिशत, अरे वाह, इन विच ईयर प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी इज मिनिमम। प्रॉफिट इन विच ईयर प्रॉफिट परसेंट ऑफ कंपनी बी इज, प्रतिशत लाभ, लाभ नहीं, लाभ तो कहां डिटरमाइन, लाभ पता ही नहीं है। किस वर्ष कंपनी बी का प्रतिशत लाभ, यानी 2007 में, 2008 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, किस वर्ष कंपनी बी का प्रतिशत लाभ न्यूनतम है। कहोगे लाभ न्यूनतम है सर 2012 में 20 से, बाकी सब इससे ज्यादा है। बिल्कुल सही, 2012 इज द करेक्ट आंसर। भाई प्रतिशत लाभ जनरल डेटा है, लाभ जो है वैल्यू है। तो भाई आप कहा जाए 30%, 25%, ये इसमें वैल्यू में कौन ज्यादा है, कहोगे सर 20, कौन कम है, कहोगे 20 कम है। बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। ओके, अब आया खेले वाला क्वेश्चन, क्या कहोगे, तो अब लेट करने वाला। 2009 में कंपनी ए का व्यय इतना करोड़ है, तो 2009 में कंपनी का आय, तो 2009 में कंपनी ए की बात करेंगे 60%। तो अगर बेसिक से करना तो 60% का मतलब 2009 में कंपनी ए का अगर व्यय यानी एक्सपेंडिचर 100 होगा तो 160 सर इनकम होगी। क्या यही तरीका है, एक तो तरीका परसेंटेज से है, दूसरा है 60% की वैल्यू। सर तुरंत देखते ही 3/5, यानी सर 5 अगर एक्सपेंडिचर होगा तो 3 प्रॉफिट होगा, 5 3 8 क्या होगी इनकम होगी। एक चीज ध्यान दीजिए, ये रेशियो बता रहा सर। तो कह रहा कि द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए 2009 इतना करोड़, देन फाइंड द इनकम ऑफ कंपनी 2009। तो भाई एक्सपेंडिचर दिया है तो सर किसकी वैल्यू दिया, 5 की वैल्यू दिया, कितना दिया है सर 624.5 करोड़ दिया। क्या चाहिए सर, इनकम चाहिए, 8 की वैल्यू चाहिए। तो भाई अगर यहाँ 5 एक्सपेंडिचर दिया तो इनकम 8 चाहिए, तो 8 निकाल लोगे, प्रॉफिट चाहिए 3 निकाल लोगे। बताओ कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बस भ्रम है। देखो 5 एकम 5 और 1 हुआ, 5 दूनी 10, 2 12, तो 5 चौक 20 ना,
4, 5 9 45 मल्टीप्लाई करो, 8 9 72, 2 हुआ 7, 8 चौक 32 और 7 कितना होगा? कहोगे सर 32 7 हमें पता है, 39 9 और 8 में 16 और 3 कितना, 19 9 करिए 1, 8 एकम 8 और 1 9, सर 99.2 करोड़ बिल्कुल सही आंसर है। आई होप समझ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस जिनको पता है ना, ये सब बहुत आसान है, लेकिन ये इन सब में आते हैं इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। चलो इसको बताओ भाई, 2011 में कंपनी बी की 936.2 करोड़ है, तो उसी बस कंपनी बी का व्यय बताओ। 2011 की बात करें, कंपनी बी की बात करें भाई, 2011 कंपनी बी का प्रॉफिट 55%, 100 अगर एक्सपेंडिचर होगा, 55 प्रॉफिट, 155 इनकम। एक तो परसेंटेज में हुआ भाई इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट। दूसरा कहोगे सर 55% मतलब यहाँ 5 से 5 1 यहाँ दिस, यानी 11/100 होगा। वाह वेरी गुड। तो 5 से 11 5 2 यानी 11/20 होगा सर। दिस इज क्या होगा, आप कहोगे सर ये एक्सपेंडिचर है और 11 क्या होगा प्रॉफिट, 20 + 11 यानी 31 क्या होगा, आप कहोगे 31 हमारा इनकम होगा। वेरी गुड। तो 2011 में एक्सपेंडिचर प्रॉफिट और इनकम का रेशियो आपको कंफर्म है। जब ये क्लियर है तो दिया क्या गया भाई, इसी वर्ष आपको 936.2 करोड़ क्या दिया, इनकम दिया है, यानी 31 की वैल्यू गिवन कितना, आप कहोगे सर 936.2 करोड़ है। क्या चाहिए, एक्सपेंडिचर यानी 20 की वैल्यू चाहिए सर, निकाल सकते हैं, उसी वर्ष का रेशियो दिया 31 या 93 0 31 दुनाई 62 डेसिमल लगा दोगे ना, इससे कैंसिल हुआ सर 604 करोड़ आंसर आ जाएगा। तो 604 करोड़ जो समझ रहे हैं इसका मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं, अगर 604 करोड़ नहीं जा रहे हैं इसका मतलब गलत जा रहे हैं। बताओ कोई कंफ्यूजन है? यस या नो बोलिए भाई। यस अगर कंफ्यूजन है तो दोबारा डिस्कस करें, नहीं कंफ्यूजन होगा तो आगे बढ़ते हैं, और हमें उम्मीद है नहीं कंफ्यूजन होगा। चलो अगला बताओगे, कहोगे सर 2008 में कंपनी ए का व्यय इतना है, तो 2009 में कंपनी ए की आय। 2008 में कंपनी ए का व्यय, 2008 कंपनी ए का बात करेंगे 40% सर, 40% की वैल्यू कितना हुआ सर, 40% की वैल्यू 2/5 हुआ सर, 5 एक्सपेंडिचर और 2 प्रॉफिट, यानी कितना 7 इनकम। ठीक है, अगर 2008 की हम बात करेंगे सर, 2008 के सेंस में 5 एक्सपेंडिचर 2 प्रॉफिट और 7 इनकम, हमें पता हो जाएगा रेशियो। लेकिन 2008 में कंपनी ए का व्यय दिया, 2009 में कंपनी ए का आय बता रहा है। क्या 2008 से 2009 का डेटा कोई किसी तरीके से लिंकअप है भाई? 2008 अलग इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट और इनकम है, 2009 में अलग है। हम अगर कहते क्वेश्चन में कि सेम है तो समझ में आता, कुछ नहीं कह रहा है तो नहीं कर रहा, तो जबरदस्ती हम क्यों जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये सब बेकार है। सीबीडी कहोगे, सीबीडी का मतलब बहुत, इसमें मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना सीबीडी, इसलिए हम जान के यहां लिख रहे हैं। कान बी डिटरमाइन यानी निर्धारित नहीं कर सकते भाई। बताओ क्लियर है? यस यस बिल्कुल निर्धारित नहीं कर सकते आप लोग, बहुत अच्छी बात है। कहोगे अच्छा अब जो है खेले वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताओ ध्यान से, कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर करिए, लेकिन इसको जरूर बताइए भाई क्या हो। चलिए बताइए क्या होगा। सर ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, बताइए। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए भाई, इंग्लिश में हिंदी में जो भी पढ़ना हो पढ़िए, देन सॉल्व करिए बहुत स्थिर माइंड से। ये एक बार अगर समझ में आ गया ना तो बिल्कुल डाउट नहीं होगा, नहीं आया तो बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस बेस्ड है। द इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2012 एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 2007 इतना है। देन फाइंड द सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ दीज कंपनीज फॉर 2012 एंड 2007। 2012 की बात कर रहा है किसकी, इनकम कंपनी ए 2012, कंपनी ए 2012 दिस, ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 2007, कंपनी बी 2007, ठीक है ना, ये बात कर रहा। तो सबसे पहले भाई ये जो दिया है उसके बिहाफ पर निकालना है। तो 125% का तुरंत ऑब्जर्वेशन करोगे भाई, 125% का मतलब 125/100 ना, 5/4 समझ में आ रहा ना, 125/100 कहोगे सर 5/4, तो 5/4 का मतलब 4 एक्सपेंडिचर, 5 प्रॉफिट और कितना 9 क्या होगा, इनकम होगा भाई। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कहोगे सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है। तो आप बताओ 30% की बात करेंगे, 30 का मतलब 30/100 का मतलब 3/10 सर, 3/10 में इस ईयर 10 एक्सपेंडिचर और 3 प्रॉफिट और कितना 13 इसका इनकम।
अगर हमें 2012 की बात करें, कंपनी ए की बात करें, 2012 में कंपनी ए का 746.26.3 क्या दिया है, इनकम दिया है, यानी 9 की वैल्यू दिया है। इनकम 9 है ना, देखो 5 4 9 है, तो 9 की वैल्यू 7263 ये दिया है। प्रॉफिट चाहिए सर 5 की वैल्यू चाहिए सर, ये पहला प्रॉफिट आ गया। दूसरा क्या सर, 624 करोड़ दिया है 2007 में कंपनी बी का एक्सपेंडिचर, तो 2007 में कंपनी बी का 624 करोड़, तो सर 2007 में कंपनी बी का एक्सपेंडिचर 10 है, तो 10 की वैल्यू दिया है, तो क्या चाहिए सर, प्रॉफिट 3 की वैल्यू। तो दोनों प्रॉफिट को सॉल्व करके ऐड कर लो आंसर, कितना आसान है। तो 9 8 72 0 9 7 63, यहां से 5 7 35 5 8 40, ये 403.5 और प्लस ये मल्टीप्लाई करो 6 18, तो कहोगे क्षेत्र का 1824 या 72, 1872 करो और एक डेसिमल लगा दो सर, 5 2 7 हुआ, डेसिमल लगा दो, यहाँ 3 से 7 3 10 0 कैरी 1, यहाँ 1 8 1 9 9 हुआ सर, 4 और 1 कितना 5 सर, 590.7 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। 590.7 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई कंफ्यूजन है, कहोगे सर कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल आसान सा है। चलो वेरी गुड, कोई डाउट है? यस यस, कोई डाउट नहीं। चलो इसको बताओ, 2007 में कंपनी ए, 2007 में कंपनी ए, वाह 20%, 2012 में कंपनी बी 20% का योग इतना है, तो 2007 में 2012 में इन कंपनियों के आय का योग कितना होगा? चलो आप बताओ कितना होगा। जल्दी से बताएंगे भाई क्या होगा। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान दोगे। देखो एक चीज ध्यान, 2007 में ए 2000 था, वी का व्यय का योग है भाई, 2007 में इसका हम एक्सपेंडिचर नहीं कंफर्म है, अगर ये x करोड़, और 2012 में भी इसका नहीं कंफर्म है, तो हमें कह रहा है कि 2007 और 2007 में ए का मान लें, 2012 में बी का मान लें, एक्स एक्सपेंडिचर इसका वाई मान लें, तो ये क्लियर है हमें 625 करोड़ है और कुछ नहीं दिया है। कह रहा है कि अगर ये व्यय है ना, इसके बिहाफ पर हम इनकम निकाल लें, यानी आय, इसके बिहाफ पर इनकम निकालकर योगफल बताएं। बताइए, कहोगे सर बताएंगे तो ठीक है भाई, 20% की वैल्यू कितना हुआ, 1/5 हुआ, यानी सर 5 एक्सपेंडिचर होगा, तो सर 1 प्रॉफिट होगा, 6 इनकम होगा। मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर एक्सपेंडिचर हमें पता है, यानी एक्स एक्सपेंडिचर है, ये 5 की वैल्यू पता है, और 6 मल्टीप्लाई कर दोगे 6/5x, एक्स के फॉर्म में इनकम आ जाएगा। अच्छा सेम वही चीजें भी 20% का मतलब, यहाँ y लेकिन दिया है, तो ये 6 बटा ये 5 की वैल्यू 6 निकालो, दोनों का जोड़ के बताना है। सर दोनों को जोड़ के बताएंगे, लेकिन 6/5 कॉमन हो जाएगा, x + y ना, तो इसका मतलब x + y, वाह। अगर दोनों ही बराबर नहीं होते सर, तो क्या कॉमन हो सकता था? नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है हमें कुछ नहीं करना भाई, x + y की वैल्यू 625 दिया है ना, रख दो, मतलब 625 यहां पुट कर दो, 5 से 125 छक्का कितना हुआ, 25 छक्का 150, 750 करोड़ आंसर। तो ये ध्यान देना है, अगर 2 वर्षों में प्रॉफिट परसेंट सेम है, इनके एक्सपेंडिचर का सम दिया है, तो इनकम का सम क्या निकालोगे, प्रॉफिट का सम क्या निकालोगे, ये तो 625 अगर एक्सपेंडिचर का सम दिया है, तो 20% प्रॉफिट है, तो 1 के अकॉर्डिंग कर लो, 20 का मतलब 1/5, 5 एक्सपेंडिचर 1 प्रॉफिट 6 इनकम, तो ये 5 की वैल्यू दिया, 6/5 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनकम। और अगर प्रॉफिट चाहिए तो घटाना नहीं है, तो ये 5 की वैल्यू दिया, 1 निकाल लो, यानी 125 करोड़ दोनों का प्रॉफिट का योगफल। योगफल ही नहीं निकलेगा, अलग अलग नहीं निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। समझ में आया? यस यस, बिल्कुल समझ में आया, हमें पूरा उम्मीद है आ गया होगा भाई। अच्छा जैसे इसको बताओ, ध्यान समझिएगा, 2008 में कंपनी ए और 2010 में कंपनी बी, 2008 में कंपनी ए 40%, 2010 में कंपनी बी 50%, तो ये आय का योग दिया है, 2008-10 में व्यय का योग। अगर योग दिया है चाहे आय चाहे व्यय, हमने कहा प्रॉफिट परसेंट अगर सेम होगा तो आय का सम दिया है तो व्यय निकाल लोगे, व्यय का दिया आय का निकाल लोगे। प्रॉफिट परसेंट सेम नहीं होगा तो नहीं निकाल पाओगे, देखते ही सेम नहीं भाई, कांट बी डिटरमाइन, CBD निर्धारित नहीं कर सकते, वो आंसर होगा। बताइए कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझना है क्वेश्चन को, भ्रम है भाई बस। अच्छा सर इतना ही क्वेश्चन है? हाँ बिल्कुल इतना ही क्वेश्चन है, तो आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एक इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस और जो वर्ड प्रॉब्लम वाले नंबर्स उसमें SSC GD UP पुलिस में आते हैं वो आसान आते हैं।
थोड़ा सा टफ आता है CHSL और SSC CGL, उसके लेवल को भी कवर करेंगे भाई, वो तो कवर ही करेंगे। ये प्रीवियस सेट था इसलिए आप उनको बता दिए। नेक्स्ट सब में कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे भाई, और कुछ सजेशन जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि सर ये नहीं, इसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे आपको। चलिए भाई फिर अभी विदा लेते हैं, नेक्स्ट सम का मतलब कल ही मिलेंगे भाई। चलिए गुड नाइट, थैंक यू।